Hey there, I wish you all are doing good. So, let us start the lecture of forensic toxicology. We will discuss about factors that are affecting the action of poison. In future, I will be making more lectures जिसमें हम forensic toxicology का discussion करेंगे. So, better you subscribe the channel and do follow the playlist which is solely based on forensic toxicology. So, now let us discuss about the factors. देखो, किसी भी चीज़ के एक्शन को, किसी भी चीज़ के वर्किंग को बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं. सिमिलर हैपन्स इन द केस ऑफ पॉइजन. कोई भी पॉइजन जब एक्ट कर रहा होता है ह्यूमन बॉडी पे या किसी भी लिविंग बीइंग पे, तो वहाँ पे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस पॉइजन के एक्शन को गवर्न कर रहे होते हैं. आज हम वैसे ही कुछ फैक्टर्स की बात करने वाले हैं. सबसे पहले लेट अस हैव अ लुक एट द क्वांटिटी या डोज ऑफ द पॉइजन. देखो, जितने ज़्यादा क्वांटिटी में आप पॉइजन को यूज़ करेंगे, more the dosage, more will be the toxicity. It is just a direct relationship. So the dose of the poison, the quantity of the poison is directly proportional to its toxicity. More the quantity, more will be the toxicity of the poison. And next property is physical state. Physical state of the poison plays key role in order to determine its action. ठीक है, तो देखो फिजिकल स्टेट में जैसे कि गैशियस, अगर पॉइजन का स्टेट गैशियस है तो वो थोड़ा जल्दी रिएक्ट करेगा. इट विल एक्ट मोर रैपिडली देन लिक्विड. लिक्विड इज गोना एक्ट मोर रैपिडली देन सॉलिड. और सॉलिड भी कैसे, सॉलिड फॉर्म में अगर वो है तो वो धीरे तो एक्ट करेगा, बट अगर उस सॉलिड को हम ग्राइंड करके, क्रश करके पाउडर में कन्वर्ट कर दें तो उसके एक्शन का रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है. सो दिस इज़ द केस. फाइनली पाउडर्ड सॉलिड इज़ गोना रिएक्ट मोर रैपिडली देन द एक्चुअल सॉलिड मास. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मैकेनिकल कॉम्बिनेशन. मैकेनिकल कॉम्बिनेशन मतलब कि जब भी हम किसी दो पॉइज़न को कंबाइन करते हैं तो उसका जो ओरिजिनल इफेक्ट होता है ना, थोड़ा सा अल्टर हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कोरोसिव. कोरोसिव का क्या काम होता है? कोरोड करना, इरिटेट कर देना. यानी सॉरी, इरिटेट तो इरिटेंट का काम होता है, कोरोड कर देना बेसिकली किसी भी अंडरलाइंग टिश्यू को, है ना, अल्सरेशंस कॉज कर देना, वो कोरोसिव का काम है. इरिटेंट का क्या काम होता है? इरिटेशन. वो सिंपली नाम से समझ में आ रहा है, इट विल प्रोड्यूस एन इरिटेटिंग इफेक्ट. इरिटेशन वो प्रोड्यूस करता है. तो जब हम किसी भी कोरोसिव को डाइल्यूट कर देते हैं वाटर डाल के, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर विल बी एडेड टू कोरोसिव टू डाइल्यूट इट, यू विल ऑब्जर्व कि वो एक इरिटेंट की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है. तो यहाँ क्या हो रहा है? मैकेनिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है. वाटर को हम कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ? कोरोसिव के साथ. तो वो अब क्या इफेक्ट शो कर रहा है? एक इरिटेंट का रोल प्ले करना शुरू कर देता है. ठीक है, फिर अब अगला आता है नेचर ऑफ पॉइजन, कि आखिर जो पॉइजन इन्वॉल्व है उसका नेचर क्या है. ये तो बहुत ही बेसिक सा एक आई शुड से क्राइटेरिया है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि क्या उसका एक्शन होगा. अब है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली. ठीक है, दिस इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प. तो इनहेलेशन सबसे ज़्यादा एक्टिवली अगर पॉइजन कहीं पर रैपिडली एक्ट करता है तो वो होता है इनहेल्ड फॉर्म में. अगर पॉइजन को इनहेल करके कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, नॉट जस्ट पॉइजन, इट कैन बी इवन इंटॉक्सिकेंट्स जो होते हैं ना, ड्रग्स हो गए. ड्रग्स को भी बहुत टाइम स्नॉर्टिंग के थ्रू लिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, जैसे कोकेन हो गया, इन सब चीज़ों को. तो इनहेलेशन में क्या होता है ना, इफेक्ट ज़्यादा होता है. वाई? बिकॉज एल्वियोलाई के थ्रू वो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, आपके ब्लड वेसल्स नहीं, ब्लड में चला जाएगा डायरेक्टली. तो उसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा. देन IV एंड IM. IV इंट्रावीनस, IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. इंजेक्शन का इफेक्ट स्टिल कम होता है एज़ कम्पेयर टू एल्वियोलाई. फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन टू दी वूंड्स. वूंड्स में अगर उसको जो भी पॉइजन है, ड्रग है, जो भी है, उसको लगाया जाए. फिर इंजेक्शन, देन इंट्रोडक्शन टू नेचुरल ऑरिफिसेस. ऑरिफिसेस मीन्स एनल रूट्स हो गया, वेजाइनल ऑरिफिसेस हो गए, दिस आर दी ऑरिफिसेस. फिर एप्लीकेशन टू अनब्रोकन स्किन. यहाँ पे वुंड में क्या हो रहा था, एक स्किन में ब्रेकिंग हो गई वहाँ पे स्किन की, है ना, डिसकंटिन्यूएशन ऑब्जर्व हो गया. बट वहीं अगर हम बात करें अनब्रोकन स्किन में, तो वो अच्छी खासी नॉर्मल स्किन है, वहाँ पर लगाई जा रही है चीज़ें. फिर उसके बाद आते हैं, हाँ, इसके एग्जांपल निकोटीन पैचेस हो गए, है ना. तो ये हो गया आपका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब देखते हैं कंडीशन ऑफ पेशेंट. ये तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो इंटॉक्सिकेंट है, जो पॉइजन है,
उसकी कंडीशन कैसी है। अब देखते हैं पेशेंट की कंडीशन कैसी है, बिकॉज कोई भी पॉइजन अगर किसी की बॉडी में एक्ट करने जा रहा है तो वहाँ पे पेशेंट की कंडीशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना हर ऑर्गेनिज्म पे, या ह्यूमन बींग ही ले लो, हर ह्यूमन बींग पे कोई भी पॉइजन सेम तरह से एक्ट करे। इट इज़ नॉट नेसेसरी। देयर आर सर्टेन फैक्टर विच विल गवर्न द एक्शन ऑफ पॉइजन ऑन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बींग, एंड दिस आर दी क्राइटेरिया। पहले तो एज होता है, सबसे पहले जो चाइल्ड होता है और एक ओल्ड पर्सन, इन दोनों में पॉइजन थोड़ा जल्दी से एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अभी तो चाइल्ड में कुछ उतना टॉलरेंस डेवलप ही नहीं हुआ है। चाइल्ड इज जस्ट अ न्यू बी, उसको नहीं उतना वो सब चीज़ें एक्सपोज हुआ है, वो इन्वायरमेंट में, उसको उतना नॉलेज नहीं है चीज़ों का। उसके इम्यून सिस्टम को भी इम्यून सिस्टम इज़ मेमोरी बेस्ड, इट वर्क्स लाइक दैट, तो उसको नहीं है उतना नॉलेज। और ओल्ड एज में क्या होती है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी होती है, टॉलरेंस भी पर्सन का बहुत वीक हो चुका रहता है, जिसकी वजह से कोई भी पॉइजन, कोई भी ड्रग क्विकली रिएक्ट कर जाता है एज कम्पेयर टू एन यंग ह्यूमन बींग। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज स्टेट ऑफ हेल्थ। स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है? हेल्दी पर्सन जो होता है उसका टॉलरेट करने की जो क्षमता होती है, टॉलरेशन जो होता है वो भी ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि और एक चीज़, जिनको फॉर एन एग्जाम्पल अस्थमा है, ब्रोंकायल अस्थमा है, तो उनके लिए ओपियम फेटल भी हो सकता है। नॉर्मली ऐसे तो फेटल नहीं होगा फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बींग, बट इन केस ऑफ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकायल एनीमिया, ओपियम कैन बी फेटल फॉर देम। एंड यहाँ पे एज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्या होता है ना, देखो चाइल्ड का जो मेटाबॉलिक एंजाइम है, ड्रग मेटाबॉलिक एंजाइम, वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है ना, तो विच इज़ वाई जल्दी यहाँ पे रिएक्ट कर जाता है। अगला क्राइटेरिया जो है वो है स्टेट ऑफ स्टमक। पॉइजन जो होता है उसका एक्शन डिले हो जाता है अगर पहले से ही स्टमक में फूड प्रेजेंट होता है तो, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं ना, देखो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट लोग कुछ साइड्स में खाते हैं अलॉन्ग विथ अल्कोहल व्हेन दे कंज्यूम अल्कोहल, क्योंकि इसका यही रीज़न है, फूड अगर स्टमक में है तो एक्शन थोड़ा स्लो रहेगा पॉइजन का। तो एम्प्टी स्टमक में पॉइजन वुड एक्ट क्विकली एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फुल स्टमक। देन प्रीवियस पैथोलॉजी, अगर किसी की कोई हिस्ट्री रही है, जैसे कि मैंने अभी अस्थमा का एग्जांपल दिया था, तो वैसे ही अगर किसी की कोई हिस्ट्री रही है, बीमारी रही है किसी को कोई, या तो फिर इन्फेक्शन रहा है ड्रग से रिलेटेड कुछ भी, तो उसके लिए एक्शन थोड़ा जल्दी होगा। नाउ डोजेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, मोर द डोजेज मोर विल बी द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन। तो वो थोड़ा उससे क्वांटिटी से भी मैच हो रहा है ये, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, है ना। फिर मेटल जो होते हैं ना वो मोस्टली नॉन लिथल होते हैं, है ना। खाने में तो हमारे मिलते ही हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में सारा मेटल प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक मोस्टली, बट वही अगर उन मेटल्स को ही हम एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर लें, उसके कॉन्टेक्ट में आ जाए, तो इट कैन बी टॉक्सिक, लाइक मर्क्यूरी पॉइजनिंग होता है, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इन सब की पॉइजनिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वी विल लुक अबाउट ईच वन ऑफ देम कि कौन से स्टेट में पॉइजनस है, कौन से स्टेट में नहीं है। दीज आर सम ऑफ दी examples, and I should say some of the factors which govern the action of the poison. And now a new terminology, idiosyncrasy। ये क्या होता है? एक सिंपल टर्म में समझाऊँ तो ऐसा होता है ना कि हर ड्रग, हर पॉइजन सब पे सिमिलर एक्ट नहीं करता। कुछ की बॉडी में वो हो सकता है कुछ ऐसा एकदम एबनॉर्मल इफेक्ट दिखाना शुरू कर दे जो वो एक्चुअली में कभी किसी की बॉडी में नहीं दिखाता। फॉर एन एग्जाम्पल पैरासीटामोल, नहीं आपने देखा होगा ना कि बहुत लोगों के उसमें रिएक्शंस होने लगते हैं मेडिसिन के। इट इज़ नॉट कॉमन फॉर एवरीवन, हर किसी की इम्यूनिटी, हर किसी का इम्यून सिस्टम सेम तरीके से एक्ट नहीं करता। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो दैट्स द मेन रीज़न बिहाइंड द आइडियोसिंक्रेसी। कोई जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है इसका, देयर आर एन नंबर ऑफ रीज़न। तो लेट अस हैव अ लुक एट दिस पैराग्राफ। देयर इज एन इनहेरिटेड हाइपर सेंसिटिविटी, लुक आई टोल्ड यू, इनहेरेंट हाइपर सेंसिटिविटी किस किस के लिए हो सकती है? वो ड्रग के लिए हो सकती है, तो फिर कोई फूड भी हो सकता है, जैसे कि बहुत से लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, दे आर एलर्जिक टू जिंजर या फिर टर्मरिक, टैमरिन, स्टफ्स लाइक दैट, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स जनरेट होने लगते हैं उसमें, डिसएपनिया, राइगर्स, फीवर, डायरिया हो सकता है, हेमरेज हो सकता है बोल्स में, एल्बुमिनिया, या फिर बहुत सी अपनी पेनिसिलियम नोटेटम से जो कि डेराइव होता है, एस्पिरिन हो गया, कोकेन हो गया, सीरा एंड मच मोर स्टफ्स लाइक दैट। मशरूम से भी बहुत से लोगों को एलर्जी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बेसिकली थोड़ा एबनॉर्मल होती हैं। वाई? बिकॉज ये मोर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में कॉमन नहीं है, ये एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन में ही ऑब्जर्व होगी, विच इज़
क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल, तो उसको ही हम कहते हैं आइडियोसिंक्रेसी। एबनॉर्मल रिएक्टिविटी होती है किसके लिए, केमिकल के लिए, है ना। दैट इज़ ओनली पर्टिकुलर, बहुत स्पेसिफिक होता है, केवल किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए हो सकता है। किसी को हो सकता है मशरूम खाने से कुछ रेड स्किन पैचेस ऑब्जर्व हो जो बाकियों को नहीं होते हैं, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स बहुत से लोगों को सूट नहीं करती है, जो कहते हैं ना कि हमें ये सूट नहीं करता, तो दैट इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियोसिंक्रेसी। These were the factors which govern the action of poison, action of toxicants on the body of a human being. If you know more other factors, do comment it and let us know. Thank you so much.